हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज 2 पार्ट 2। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जहां पर हम लोग मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज 2 का सेकेंड पार्ट देखेंगे। बाकी कुछ चीज़ें जो थी हमने पिछले चैप्टर में कवर की और जो बचा है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम जिक्र करेंगे सबसे पहले हाइडल पावर, यानी कि जल विद्युत। ठीक है, समझ में आ रहा है कि पानी के द्वारा बिजली जो बनाई जाती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात अगर हम करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस में, या कह सकते हैं उस कंट्री के डेवलपमेंट में। जितना ज़्यादा, जैसा अभी पहले हमने समझा कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है, ऐसा नहीं कि उसको हम लोग करें बिना वजह, क्या है सारी चीज़ें जो है ऑन कर रखें, वैसा नहीं। अगर उसका सही यूज़ हो रहा है, और ऐसे में जितना ज़्यादा किसी भी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है तो उतना ज़्यादा उसको डेवलप माना जाएगा। क्लियर है? क्यों माना जाएगा? इसलिए माना जाएगा क्योंकि उसका यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं हो रहा है। ठीक है, नई नई चीज़ें जो है वो बन रहे हैं, नए नए रिसर्च चीज़ों पर हो रहे हैं, उस पर इसका यूज़ हो रहा है। तो इससे ये समझ में आता है वो कंट्री जो है वो डेवलप ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडेंस इलेक्ट्रिसिटी मीन्स अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ। ठीक है, तो अगर क्या है किसी भी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो यानी कि वो शो करती है कि वहाँ पर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ होगी। ग्रोथ के लिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है, और जब वो क्या है ईजिली मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो वहाँ की उस कंट्री की ग्रोथ जो है वो आसानी से हो सकेगी। चलिए, तो 3 टाइप की इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिकॉग्नाइज डिपेंडिंग। ठीक है, 3 तरीके की इलेक्ट्रिसिटी रिकॉग्नाइज की गई है, डिपेंड करता है किस पर, कि क्या मटेरियल और मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है उस पर। तो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि जल विद्युत यानी कि जल के द्वारा, पानी के द्वारा जिसको जनरेट किया जा रहा है। सेकंड है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर क्या है इंक्लूडिंग स्टीम, गैस एंड ऑयल। ठीक है, थर्मल आपकी जो लैंड है उसके नीचे से माना जाएगा, तो ये क्या है जिसमें कि गैस, स्टीम और ऑयल, ये तीनों ही आएंगे। एंड थर्ड है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जहां पर क्या है न्यूक्लियर्स, एटम्स जो है, इनके यूज के साथ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा की जाती है, उसे हम न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। देखिए, हमारी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी जो है वो काफी हद तक डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन और साथ ही साथ उसके यूज पर। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे, वो भी अच्छा नहीं है, या हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो वो ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे काम जो है वो रुक जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसका प्रोडक्शन और साथ ही साथ इसका यूज़ जो है वो दोनों ही चीज़ें हम डेवलप करें। क्लियर है भाई, इसका यूज़ जो है उसको हम बढ़ाएं, यानी कि अच्छी चीज़ों में हम बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि घर की जितनी भी स्विचेस हैं हम उसको ऑन कर दें कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। नहीं, वहाँ प्रॉस्पेरिटी नहीं बढ़ेगी, वहाँ आपका बिल बढ़ेगा। क्लियर है? और दूसरा क्या है, ये ख़त्म होगी वो अलग। जहाँ पर क्या है इंडस्ट्रीज जो है वो लगाई जाए, वहाँ पर उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो वो क्या है, वो हमारे फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए, या फिर कह सकते हैं हमारी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए। क्लियर है? तो सही जगह पर अगर उसका यूज़ हो रहा है, मिसयूज़ नहीं, उसका सही जगह पर यूज़ हो रहा है, तो वो हमारे फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। अभी तक हम देखें तो हमारी डिपेंडेंसी जो है वो ज़्यादातर किस पर रही है, कोल पर रही है, नेचुरल गैस जो है उस पर रही है। तो उन चीज़ों से हटकर, क्यों, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं उनका स्टॉक जो है वो काफ़ी लिमिटेड है ना, वो नॉन रिन्यूएबल है। हम चाहे पेट्रोलियम की बात करें, हम चाहे गैस की बात कर रहे हैं, और चाहे हम बात कर रहे हैं कोल की, ये सारी चीज़ें जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, इनका स्टॉक बहुत लिमिटेड है, और अगर हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इनके अल्टरनेटिव जो है उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। वहीं पर हम बात करें कि यहाँ पर ज़रूरत है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो ऐसे में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके प्रोडक्शन को हमें बढ़ावा देना चाहिए। डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसको जितना पॉसिबल हो सके उतना बढ़ाना चाहिए। क्यों?
क्योंकि इसमें रिवर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और देखा जाए तो इंडिया जो है उसकी ये कंडीशन है कि हमको रेनफॉल भी सफिशिएंट मिल जाती है। हमारे यहाँ बहुत सारी रिवर्स हैं। अब ये रिवर्स जो है अगर हम इनका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो पानी जो है जाकर समुद्र में ही मिल जाना है। तो ऐसे में हम इससे क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, साथ ही साथ देखा जाए तो काफ़ी सस्ती पड़ती है, ठीक है, और इजीली ये चीज़ हो जाएगी। और सबसे मेन चीज़ क्या है, ये रिन्यूएबल है, ठीक है। पेट्रोलियम है, कोल है, गैस है, ये ऐसी चीज़ है जो नॉन रिन्यूएबल है, वो रिन्यू नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनको बनने में सैकड़ों हज़ारों वर्षों लग जाते हैं। क्लियर। और उनकी डिमांड जो है हम देख रहे हैं बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है। यहाँ पर इसकी बात हम करें तो ये रिन्यूएबल है, ये रिन्यू हो जाता है क्योंकि हमें क्या है, रेनफॉल जो है हमें हर साल मिल जाती है, सफिशिएंट रेनफॉल होती है, हमारे यहाँ कितनी सारी रिवर्स हैं, तो ये क्या है, ये रिन्यू हो जाती है, इसलिए ये बेस्ट है और इसके डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, इंडिया इज़ ब्लेस्ड विथ ह्यूज वाटर रिसोर्सेज, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया ही, ठीक है। लेकिन फिर भी जितना हमारे यहाँ पानी है हम उसका सही यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी सारा जो है वो कह सकते हैं कि हमारे यूज़ में ना आने की वजह से क्या है, वो वेस्ट ही हो रहा है, ठीक है। जो पोटेंशियल है, जो कह सकते हैं कैपेसिटी है जनरेट करने की, उसका बहुत कम पोर्शन ही अभी हम यूज़ कर पा रहे हैं इस रूप में। चलिए बच्चों, फटाफट हम देखते हैं जियोलॉजिकल फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारे यहाँ लो प्रोडक्शन होता है हाइडल पावर का। वो कौन से जियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ इसका प्रोडक्शन कम होता है। सबसे पहला कि यहाँ की मोस्ट ऑफ द रिवर रिजीम जो है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर है या इरेटिक है। क्यों ऐसा है या फिर ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं उसको समझेंगे। देखिए, हमारे यहाँ ज़्यादातर नदी व्यवस्थाएं या रिवर रिजीम ऐसी हैं जो कि इरेगुलर हैं, यानी कि हमने अभी तक क्या था, रेनफॉल और रिवर्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। हमने देखा ज़्यादातर क्या है, साउथ की जो रिवर्स हैं वो फेड होती हैं, कब, सीजनल फेड होती हैं, जब हमारे यहाँ बारिश होती है तब वो फेड होती हैं। तो इस वजह से उनसे क्या है, हर समय इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं की जा सकती। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो हाइडल पावर है इसका यूज़ करने के लिए क्या है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पानी जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लो हो और पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से गिर रहा हो, ठीक है ना। जब ये क्या है, पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहुत तेजी से गिरता है और नीचे लगी हुई होती है क्या, टरबाइन लगी होती है, और ये पानी जब तेजी से आता है उससे वो टरबाइन जो है वो घूमती है और उसके घूमने से ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। तो जब उन रिवर्स में पानी ही नहीं रहेगा तो उनसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द रिवर रिजीम इन इंडिया आर एक्सट्रीमली इरेटिक, ठीक है, और इसी वजह से वहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो नहीं होता है या कम होता है। क्लियर है। इसके अलावा क्या है, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगती है डैम बनवाने में। देखिए क्या है, जैसा अभी हमने समझा कि ऊपर से पानी जो है वो तेज़ी से फ्लो में नीचे आना चाहिए, तो इसके लिए क्या है, हमारे यहाँ अगर हम देखें तो नेचुरल वाटरफॉल जो है वो बहुत कम है। क्लियर है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर नेचुरल वाटरफॉल है तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा है नहीं नेचुरली, तो डैम बनवाने पड़ते हैं और डैम बनवाने में आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। इसके अलावा साइट सुटेबल फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आर लोकेटेड, अगर हम इसको समझें, देखिए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की लोकेशन है या जो उनकी साइट्स है, ठीक है, जिस जगह पर उसको जनरेट किया जाता है और जहां पर कंजप्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से क्या है, ट्रांसमिशन में ही बहुत सारी एनर्जी जो है वो खर्च हो जाती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। देखिए अभी हम लोगों ने समझा था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर क्या है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द फोर्स ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जब हाइट से क्या है, पानी गिरता है और फिर उसके बाद उस क्या करती है, टरबाइन को मूव करने में हेल्प करती है और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। चलिए अब इसके लिए बहुत ज़रूरी कह सकते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो हमें बनानी है तो उसके लिए नेसेसरी फैक्टर्स क्या हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला है मॉन्टेनियस एरिया वेयर वाटर फॉल फ्रॉम अ हाइट, ठीक है। मॉन्टेनियस एरिया जहाँ पर क्या है, पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हो, वो इसके लिए सूटेबल होगा या कह सकते हैं वो ज़रूरी है। जैसा भी हमने समझा कि तभी क्या होगा, जब पानी ऊपर से नीचे आएगा तभी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या करेगी, टरबाइन को मूव कराएगी और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। परमानेंट सप्लाई ऑफ वाटर कैन बी इंश्योर्ड बाय पेरिनियल रिवर्स, ठीक है। अब ये भी हमने समझा था कि भाई परमानेंट वाटर सप्लाई जो है वो होनी चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने देखा साउथ की रिवर्स जो है वो इसके लिए उतनी कारगर
नहीं है क्योंकि वो पेरिनियल नहीं होती हैं। जो हमारे हिमालय से स्नोफेड रिवर्स निकलती हैं जो पेरिनियल होती हैं वो इसके लिए सही होती हैं, जहाँ पर क्या है परमानेंट पानी जो है वाटर सप्लाई जो है वो बनी रहती है। क्लाइमेट शुड बी सुटेबल, क्लाइमेट जो है वो सुटेबल होना चाहिए, यानी कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, ऐसे में क्या है वो रिवर्स जो है वो जम जाती हैं, तो वो इसके लिए नहीं सही रहेगा क्योंकि पानी जो है वो पूरे फ्लो में गिरना चाहिए, है ना। तो क्लाइमेट जो है वो भी सुटेबल होना चाहिए। रिवर शुड बी सिल्ट फ्री, रिवर जो है वो सिल्ट फ्री होनी चाहिए। और या फिर कह सकते हैं कि जब ये क्या है जनरेट होने के लिए आती है या डैम में आती है उसके पहले ही इसको क्या करना चाहिए, आर्टिफिशियली इनको रिस्टोर करना चाहिए। गॉर्ज जो है वो ज़रूरी है कि मतलब वो इसके लिए बेस्ट होता है। 2 हिल्स के बीच का गॉर्ज या कह सकते हैं उसके बीच की जो घाटी होती है ना, वो इसके लिए बेस्ट होती है, कह सकते हैं डैम बनाने के लिए वो बेस्ट होता है। फ्लो ऑफ वाटर शुड बी यूनिफॉर्म इन द रिवर, ठीक है। तो जो इसका फ्लो होगा वाटर का वो भी क्या है एक जैसा होना चाहिए, वो कम ज़्यादा है तो फिर इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। शुड बी इनफ स्कोप फॉर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, अब क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो ज़रूरी है कि फुल स्कोप या फिर कह सकते हैं इनफ स्कोप उसके लिए होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है इसका इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो, जिससे कि क्या है ट्रांसमिशन में जो हम लोग देख रहे थे एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है वो मिनिमम वेस्ट हो। चलिए अब डिस्कस करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो नॉर्थ और साउथ इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कैसा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए नॉर्थ की तरफ हम देखें तो कंडीशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। रिवर्स के बारे में तो हमने जाना कि उधर के रिवर्स जो है वो पेरिनियल हैं, बट वहाँ पर डैम की कमी है और ना तो कोई नेचुरल वाटरफॉल की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इधर आते हैं हम बिहार है, आसाम है, तो यहाँ पर क्या है डैम जो है वो काफ़ी कम है तो इसलिए इसके चांसेस कम हैं। अच्छा फिर हम देखते हैं साउथ की तरफ कंडीशन जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है। अभी हमने क्या समझा था कि साउथ की तरफ हम देखें जो रिवर्स हैं वो कैसी हैं, वो सीजनल फेड होती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़्यादा संभावनाएं हैं। क्यों? मेनली क्या है वेस्टर्न घाट की तरफ हम देखते हैं, वेस्टर्न घाट की तरफ अगर हम देखें तो ज़्यादा संभावनाएं हैं, ज़्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट स्टीप स्लोप वाटरफॉल्स हैं, ठीक है, स्टीप वाटरफॉल ही इसके लिए चाहिए, उधर की ओर क्या है स्टीप वाटरफॉल है। दूसरा जब हम रेनफॉल वाला हम लोग चैप्टर देख रहे थे तो उस समय क्या हमने देखा था कि वेस्टर्न घाट की तरफ रेनफॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिसीव होती है। समर मानसून जब हमारे यहाँ रेनफॉल वाला सीजन होता है तो उस समय में क्या है काफ़ी रेनफॉल वेस्टर्न घाट की तरफ होती है, तो ये एक बड़ा कारण है कि उस तरफ की कंडीशन जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इसके आसपास हैं जिसकी वजह से वो इसका यूज़ जो है वो कर लेती हैं, ट्रांसमिशन में वेस्टिंग जो है वो ज़्यादा नहीं होती है। और साउथ की तरफ अगर हम देखें तो कोल फील्ड्स जो हैं वो कम पाई जाती हैं, ये भी एक बड़ा कारण है कि वहाँ पर रीज़न बनता है कि वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरेट किया जाए, क्योंकि कोल जो है वो ऐसी चीज़ है एक तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है, फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल है। तो ज़्यादातर क्या है अगर हम देखें इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए सेंटर्स जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाएंगे, जो कोल फील्ड्स होती हैं उसके आसपास पाए जाते हैं। क्लियर है? और साउथ की तरफ ये बहुत कम है, इसलिए उनके पास एक तरीके से हम कह सकते हैं मजबूरी भी है ना, कि मजबूरी भी बनती है कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है उसको जनरेट करें क्योंकि वहाँ पर कोल फील्ड कम पाई जाती हैं। चलिए अब देखते हैं थर्मल पावर की अपेक्षा हाइडल पावर जो है उसके फायदे क्या हैं। सबसे पहला कि जो हाइडल पावर है ये क्या है, ये रिन्यूएबल है, ये रिन्यू हो जाता है और इनएग्जॉस्टेबल है, ये खत्म होने वाला नहीं है। भाई पानी से बिजली जो है वो बन सकती है, क्लियर है, तो ये इनएग्जॉस्टेबल है और रिन्यूएबल है। वहीं पर दूसरी तरफ थर्मल पावर की बात हम करें तो मेजर फैक्टर इसका क्या है, कोल है, ठीक है, कोल जिसके बारे में हम बराबर समझते आ रहे हैं कि कोल जो है वो एग्जॉस्टेबल है, ये खत्म हो जाएगा, स्टॉक जो है वो लिमिटेड है ना। तो थर्मल पावर जिसका मेन कारक जो है वो कोल है, वो इस वजह से ये क्या है, ये एग्जॉस्टेबल है और नॉन रिन्यूएबल है। क्लियर है? इसके अलावा चीपर टू बिल्ड द डैम्स अगर हम देखें तो थर्मल पावर बनाने से ज़्यादा सस्ता क्या है, डैम बनाना है, इसलिए बेटर कहा गया है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है इसको या हाइडल पावर जो है इसका यूज़ किया जाए। हाइडल पावर प्रोजेक्ट की बात अगर हम करें तो इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, वहीं पर थर्मल पावर जो कोल है इसका मेन कारक, तो उससे क्या है, उससे पॉल्यूशन होता है, इतना कह सकते हैं बर्बादी होती है जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा क्या है,
हाइडल पावर जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन ईजी है और दूर तक जा सकता है। वहीं पर हम अगर बात करें थर्मल पावर जो है वो कहाँ पर ईजी होते हैं या फिर कहाँ पर वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो कि कोल माइंस जो होती हैं, ठीक है, कोल प्रोडक्शन एरिया जो होते हैं उसके आसपास ही इनको स्टेबल किया जाए या उनके आसपास ही इनका सेंटर जो है वो बनाया जाए। चलिए, तो हर चीज के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। हाइडल पावर के भी कुछ नुकसान हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहला कि इसके लिए लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने समझा कैसी लोकेशन होनी चाहिए, जहां पर हिली या माउंटेनियस एरिया हो, जहां पर पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हो, क्योंकि तभी ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो सकती है। एक चीज हो गया, तो ऐसी लोकेशन होना मिलना मुश्किल होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, सप्लाई ऑफ वाटर फ्लक्चुएट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सप्लाई ऑफ वाटर जो है वो फ्लक्चुएट हो सकती है। उसको भी हमने समझा था कि वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर वो फ्लक्चुएट होगी तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में क्या होगा, उसमें भी फ्लक्चुएशन आएगा, ठीक है, वो अफेक्ट होगा। क्लियर है, तो ये प्रॉब्लम जो है वो आती रहती है। इसके अलावा जो ये पानी होता है इसमें क्या है, सिल्ट नहीं आना चाहिए, और लगभग सभी जो पावर प्रोजेक्ट हैं वो फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, जिसमें कि सिल्ट होगा। भाई पानी के साथ कुछ ना कुछ क्या है, अवसाद जो है, सेडिमेंट जो है वो आते ही हैं, वो नहीं आने चाहिए। चलिए बच्चों, बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइडल पावर। हाइडल पावर के डिसएडवांटेजेस देखिए। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो आता है वो है लोकेशन। क्लियर है, कहाँ पर इसको सेट करना है। तो लोकेशन इसके लिए ऐसी होनी चाहिए, या तो हिली एरिया हो या फिर माउंटेनियस एरिया हो, जहाँ पर पानी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाए। तो जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ पर इसके लिए प्रॉब्लम होती है। क्लियर है, तो वो बेटर होता है जहाँ पर क्या है, ऊपर से पानी जो है नीचे की तरफ नेचुरली आए। क्लियर है, नहीं होता तो डैम बनाए जाते हैं, जिसमें क्या है एक्स्ट्रा खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ वाटर। अगर ये क्या है, सप्लाई ऑफ वाटर या फिर कह सकते हैं पानी का जो बहाव है वो कम ज़्यादा होता रहता है, उसका फ्लक्चुएट होना असर करता है किस पर, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्लियर है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस पर अफेक्ट आता है इसका। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट ऑल द पावर प्रोजेक्ट। सभी पावर प्रोजेक्ट जो है वो एक प्रॉब्लम को फेस करते हैं, वो है सिल्ट की प्रॉब्लम। ये सिल्ट की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि डैम बना दिए जाते हैं जिसकी वजह से पानी का जो फ्लो है वो नॉर्मल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये सिल्ट जो है वो जमा होते रहते हैं, और इसी वजह से हर हाइडल पावर जो है इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। चलिए, तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं, इनको हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट की जाती, इसके साथ और भी कई सारे पर्पज जो हैं वो हमारे सॉल्व होते हैं, इसलिए इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए ये देखते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है क्या। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है उसको हम देखेंगे। अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज अ लार्ज स्केल हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑफन इंक्लूडिंग डैम फॉर वाटर रिटेंशन, कैनाल फॉर इरिगेशन, water processing and pipeline to supply water to cities and power generation। क्लियर है, तो इसी वजह से इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसी वजह से इसको बोला था द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, चलिए बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो देखिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है रिवर वैली में जो बनाए जाते हैं, इनमें देखा जाए तो देखिए डेवलपमेंट वर्क के लिए बनाया जाता है। इसके साथ ही साथ कई सारे बेनिफिट्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड होते हैं इससे। चलिए हम समझते हैं मेन पर्पज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इनका मेन पर्पज क्या है। सबसे पहला कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, मेन तो इसीलिए बनाया जा रहा है, और इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं और भी बहुत सारे फायदे हैं जिनको अभी पहले भी हमने डिस्कस किया, अब यहाँ पर भी देखेंगे। तो सबसे पहला है कि जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और साथ ही साथ क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है उनको बढ़ावा मिलता है, उनके आसपास कह सकते हैं स्थित होती है, और साथ ही साथ जब इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो इससे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है। प्रोविजन ऑफ इरिगेशन, कम रेनफॉल जब हो रही है तो ऐसे में क्या है, या पानी इरिगेशन की ज़रूरत है, तो ऐसे में इनके ज़रिए इरिगेशन का काम किया जाता है। कंट्रोल ऑफ फ्लड, डैम जो है वो बनाकर रिवर में आने वाले जो फ्लड्स हैं उनको क्या है कंट्रोल किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ रिवर नेविगेशन, रिवर नेविगेशन का डेवलपमेंट होता है। देखिए कितने सारे लोग जो हैं वो इन जगहों पर नेविगेशन के लिए ही जाते हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा क्या है, सॉइल कंजर्वेशन, यहाँ पेड़ पौधे जो हैं वो लगा दिए जाते हैं और पानी जो है वो बराबर मिलता रहता है। इसकी वजह से क्या है, एफॉरेस्टेशन होता है, यानी पेड़ पौधे लग जाते हैं जिससे सॉइल इरोजन जो है उसमें कमी आती है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, फिश कल्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फिश कल्चर जो है वो प्रोवाइड होता है, या कह सकते हैं फिशिंग जो है वो होती है।
नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रिवर साइट्स फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रिएशन एंड हेल्थ रिजॉर्ट्स। ठीक है, इस पर्पज से लोग जो है देखिए वहाँ पर मनोरंजन के लिए, हेल्थ के लिए अपना उन जगहों पर जाते हैं, घूमते हैं। चलिए बच्चों, अब डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जिसका नाम है भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। क्लियर है, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है या कह सकते हैं डैम है। कब बना था, किसने बनवाया था, ये समझेंगे ध्यान से। तो भाखरा नांगल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि ज्वाइंट प्रयास था या ज्वाइंट वेंचर था पंजाब, हरियाणा और राजस्थान गवर्नमेंट का। 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पीएम थे उस समय में, उनके द्वारा इसको डेडिकेट किया गया। अक्टूबर 1963 में डेडिकेट किया गया नेशन को। 22 अक्टूबर 2013 को 50 ईयर्स पूरे होने पर इसके लिए कह सकते हैं रिलीज किया गया कमोमेरेटिव स्टाम्प, यानी स्मृति चिन्ह जो था वो रिलीज किया गया। भाई हमारे यहाँ का एक तरीके से कह सकते हैं ना गर्व है। आज के टाइम में भी देखा जाए तो अब तक का ये हमारे देश का सबसे ऊंचा डैम है। क्लियर है। अच्छा, इसकी हाइट पे आते हैं। तो हाइट अगर हम देखें भाखरा डैम की तो 741 फीट, भाखरा डैम 741 फीट इसकी हाइट है। मीटर में अगर हम देखें 226 मीटर है, जो कि वर्ल्ड के हाईएस्ट डैम में से एक है। ठीक है, वर्ल्ड के हाईएस्ट डैम में से एक है। चलिए तो अब इनके लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन अब देखें तो अंबाला सिटी से 80 किलोमीटर दूर शिवालिक में सतलज रिवर पर, ठीक है, सतलज रिवर पर ये डैम जो है भाखरा है ये बना है। क्लियर। अब आते हैं डैम्स की बात करते हैं। तो देखिए भाखरा और नांगल ये दो डैम हैं जो कि कहाँ बने हैं, सतलज रिवर पर बने हैं। अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश। यहीं पर ही एक और डैम है जिसका नाम है पोंग डैम। ठीक है, जो किस पर बना है, रिवर पर बना है, जिसे हम व्यास रिवर के नाम से जानते हैं। क्लियर। इसके अलावा अगर देखें तो भाखरा जो डैम है इसके पीछे एक बड़ा सा आर्टिफिशियल रिजर्वायर बना है। देखिए जैसा आपने पहले भी समझा था कि जो डैम होते हैं इनके पीछे रिजर्वायर बने होते हैं जिनका काम इरिगेशन एंड अदर पर्पज से होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखें तो एक डैम जो है आर्टिफिशियल रिजर्वायर जो है वो बना हुआ है जिसका नाम है गोविंद सागर लेक। क्लियर। तो अगर क्वेश्चन ऐसा भी आता है गोविंद सागर लेक कहाँ है, तो गोविंद सागर लेक आपका हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश। नांगल डैम की बात करें तो नांगल डैम कहाँ पर है, नांगल डैम जो है भाखरा से 13 किलोमीटर, ठीक है, के डिस्टेंस पर है, जो कि नांगल नाम का ये प्लेस है उस जगह पर है। नांगल डैम जो है वो एक ऑक्सिलरी डैम है, यानी कि एक सहायक डैम है जो कि भाखरा के लिए बैलेंस रिजर्वायर की तरह काम करता है। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम भाखरा डैम की बात करें या भाखरा कैनाल सिस्टम जो है ये मेन इरिगेशन के लिए है, जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लगभग 15 लाख हेक्टेयर्स का एरिया जो है वो इससे इरिगेट किया जाता है। देखिए यही कारण है कि पंजाब हो गया, इधर राजस्थान हो गया, राजस्थान जिसको बहुत कम रेनफॉल मिलती है फिर भी वहाँ पर खेती पॉसिबल हो पाई है इसी की वजह से। क्लियर है। और भी डैम्स हैं बट इसका भी उसमें काफ़ी योगदान है और इसी वजह से इन जगहों पर देखा जाए तो फूड ग्रेन्स और इसके अलावा कई सारी जो कैश क्रॉप्स है जैसे शुगर केन है, ऑयल सीड है, इनकी खेती की जाती है। तो ये जो आपका भाखरा नांगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है इसके अंदर में देखा जाए तो 4, ठीक है, 4 प्रोजेक्ट आते हैं, भाखरा, गंगवाल, नांगल और कोटला। एडिशन में देखा जाए तो भटिंडा में है गुरु नानक थर्मल पावर प्लांट। क्लियर है। इसके अलावा पोंग डैम अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही था, ठीक है, तो और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो कि पोंग डैम। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ भाखरा नांगल डैम, इसके फायदे क्या है। देखिए सबसे पहला कि इसको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसको बनाया गया है। तो मेन तो क्या है, मेन पर्पज जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, जो जिससे क्या है पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है और दिल्ली के कुछ हिस्से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट है कि इससे जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसका यूज़ क्या सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पज से होता है या डोमेस्टिक, नहीं, इसका यूज़ जो है इंडस्ट्रियल पर्पज, एग्रीकल्चर हो गया, डोमेस्टिक हो गया, मतलब हर तरीके पे इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ फॉर ट्यूबवेल्स। इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ जो है वो ट्यूबवेल के लिए होता है, ठीक है, जिससे क्या किया जाता है, इससे इरिगेशन का काम किया जाता है, सिंचाई का काम किया जाता है। जहां पर कैनाल जो है वो नहीं पहुंच पाती हैं वहां पर ट्यूबवेल के द्वारा काम किया जाता है। ये ट्यूबवेल के जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो इनसे मिलती है। हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड,
सतलज रिवर हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था इस चैप्टर में ही कि सतलज रिवर जहाँ पर क्या है फ्लड आते रहते हैं, तो उसकी फ्लड जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, बाढ़ पे कंट्रोल करने के लिए इस डैम को बनाया गया है। अदर बेनिफिट्स की बात करें, मतलब उसकी फ्लड को ये कंट्रोल करता है। अदर बेनिफिट्स, सॉइल कंजर्वेशन होता है, एफॉरेस्टेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ फिश कल्चर, क्लियर है, तो फिश कल्चर जो है इसका डेवलपमेंट होता है। और इरिगेशन मिलने से क्या होता है कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है इन एरियाज में, चाहे वो आपकी कैश क्रॉप्स हो और या फिर फूड क्रॉप्स हो। चलिए बात करते हैं हीराकुड डैम, या इसे हम कह सकते हैं महानदी रिवर प्रोजेक्ट, क्लियर है। तो हीराकुड डैम जो है ये कहाँ पर बना है, तो उड़ीसा में संबलपुर से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर महानदी रिवर पर ये बना है, क्लियर है। किस पर बना है, महानदी रिवर पर। याद करिएगा कि हीराकुड डैम जो है वो महानदी रिवर पर बना है। वहीं पर अभी हमने देखा था भाखड़ा और नांगल, ये आपके सतलज रिवर पर बने हैं, और वहीं पर पोंग डैम हमने देखा वो रिवर पर बना है, क्लियर है। ये कब बना था वो देख लेते हैं। 1953 में ये बना था। फॉर्मली इसका इनॉग्रेशन अगर हम देखें तो हमारे उस टाइम के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था 13 जनवरी 1957 को। 29 अक्टूबर 1979 को इसको कह सकते हैं हीराकुड डैम जो है इसके नाम से कमेमोरेटिव स्टाम्प, यानी आप देखते हैं ना जो टिकट जो है वो जारी किया गया था। चलिए भाई इसके लोकेशन की बात करें। लोकेशन उड़ीसा में महानदी रिवर की जो निचली घाटियां हैं वो इसकी लोकेशन है, ठीक है, लोअर वैली ऑफ रिवर महानदी। इसके अलावा अगर देखा जाए लॉन्गेस्ट मेन स्ट्रीम डैम, ठीक है, ये क्या है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट मेन स्ट्रीम डैम, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट मेन स्ट्रीम डैम है, जो कि कितना है 4800 या कह सकते हैं 4800 मीटर का। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है वो इससे फायदा उठाते हैं। देखिए इसकी हम लोग बात करें लोअर वैली ऑफ रिवर महानदी, तो यहाँ पर महानदी जिसका की सोर्स कहाँ है, मैकाल हिल, ठीक है, कहाँ, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में मैकाल हिल है, वहां से इसका सोर्स है, जो कि देखा जाए तो उड़ीसा से होते हुए पहुंचती है कहाँ, बे ऑफ बंगाल की तरफ। इतने में ये सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करती है, ठीक है। चलिए तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो है वो इसका बेनिफिट लेते हैं। हम बात करते हैं डैम की। ये डैम जो है वो बनाया गया है किसके लिए, फ्लड कंट्रोल करने के लिए। महानदी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया की लार्जेस्ट रिवर में से एक है, क्लियर है। हेंस 3 स्टोरेज, जैसा अभी हमने समझा ये फ्लड कंट्रोल करने के लिए बना है, तो फ्लड कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर 3 स्टोरेज डैम बनाए गए हैं, जिसका नाम है हीराकुड, टिकारपड़ा एंड नारजा, क्लियर है। इस कैनाल की टोटल लेंथ कितनी है, 880 किलोमीटर। चलिए बात करते हैं पावर हाउसेज। पावर हाउसेज यहाँ पर हम अगर बात करें 2 पावर हाउस मिलते हैं, एक है आपका हीराकुड पावर हाउस एंड सेकंड जो है वो है चिपलिमा। चिपलिमा की अगर हम बात करें तो हीराकुड से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है चिपलिमा। अब ये जो पावर हाउस है इनके द्वारा अगर हम देखें किन इंडस्ट्रीज को फायदा होता है, कहाँ की इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज एट हीराकुड हो गया, राउरकेला, राजगंगपुर, ब्रज राजनगर, जोड़ा, चेटवार, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बारागढ़, ये इंडस्ट्रीज, यहाँ के इंडस्ट्रीज जो है उनको फायदा मिलता है। इसके अलावा हीराकुड की एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है, एल्यूमिनियम प्लांट जो है उसको, और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो राउरकेला, विशाखापत्तनम के स्टील प्लांट्स को पावर सप्लाई यहाँ से होती है, ठीक है। पावर इज ऑल्सो सप्लाइड टू पुरी, सुंदरगढ़, कटक एंड संबलपुर, ठीक है। उड़ीसा की तरफ आ जाइए तो वहां पर इन जगहों पर भी पावर सप्लाई जो है इन जगहों पर पावर सप्लाई इसके द्वारा की जाती है। ये प्रोजेक्ट इसके अलावा क्या है, नेविगेशन फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करता है, जो कि चलती है कहाँ से, जो कि हीराकुड टू कह सकते हैं हीराकुड से सी तक पूरा जाती है। चलिए बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ हीराकुड प्रोजेक्ट। तो हीराकुड प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा इंडस्ट्रीज जो है उनका डेवलपमेंट होता है ना, तो उड़ीसा की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। और इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा था जब हम लोग मिनरल रिसोर्सेज देख रहे थे तो बॉक्साइट, मैंगनीज, आयरन, ये और भी कई सारे यहाँ पर क्या है और भी कई सारे मिनरल्स जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो हैं उनका डेवलपमेंट के लिए डबल फायदा मिल जाता है। एक तो यहाँ पर क्या है, रॉ मटेरियल जो है वो मिल जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी इसके द्वारा मिल जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। अदर बेनिफिट्स की बात करें तो महानदी के आसपास का जो एरिया है, सॉइल कंजर्वेशन हो गया, एफॉरेस्टेशन हो गया, और इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स और फिश कल्चर, इनको बढ़ावा मिलता है। चलिए नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर।
न्यूक्लियर पावर की अगर हम बात करें तो देखिए हर एटम के कोर में 2 पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन, जो कि क्या है, एक साथ जुड़े होते हैं। अब हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी, क्या है न्यूक्लियर एनर्जी, क्लियर है। तो न्यूक्लियर एनर्जी अगर हम देखें तो यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को होल्ड करती है या धारण करती है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ये न्यूक्लियर एनर्जी है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो थोड़े से ही कह सकते हैं, इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी से हम बहुत सारी एनर्जी पैदा कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए, जनरेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसमें कि रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होते हैं वो हम देखेंगे। यूरेनियम है, प्लूटोनियम, बेरिलियम और थोरियम, इसका यूज होता है। यहाँ पर हम बात करें यूरेनियम, जिसका बहुत थोड़ा पार्ट जो है वो बहुत सारी बिजली जनरेट कर सकता है। देखा जाए तो और कंट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, हमारे यहाँ भी उतना यूज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जो है इसमें भी क्या है, डेवलपमेंट करेंगे, क्लियर है। तो या कर रहे हैं कह सकते हैं। यूरेनियम इज अवेलेबल इन द कॉपर बेल्ट ऑफ बिहार। तो यूरेनियम कहाँ मिलता है, बिहार की जो कॉपर बेल्ट है वहां पर। दूसरा आते हैं हम अरावली, ठीक है, अरावली रेंज कहाँ, राजस्थान, वहां पर इसकी काफी सारी संभावनाएं हैं। संभावनाएं इसलिए हैं क्योंकि अभी इसको हम लोग क्या देखा जाए तो अभी इस पर नई नई रिसर्च हुई है, नई नई खोजें हुई हैं कह सकते हैं। तो इसलिए अभी आने वाले समय में इसके डेवलपमेंट के लिए हमारे यहाँ काफी चांसेस हैं। मोनोजाइट सैंड ऑन केरला कोस्ट, तो केरला कोस्ट के मोनोजाइट सैंड जो है वहां पर पाया जाता है थोरियम। तो ये थोरियम जो है न्यूक्लियर पावर के लिए डायरेक्ट नहीं यूज होता, इसको कन्वर्ट किया जाता है यूरेनियम में और फिर इसके बाद न्यूक्लियर पावर का में जनरेट करने में इसका यूज किया जाता है। इंडिया के पास देखा जाए तो थोरियम जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। देखा जाए तो वर्ल्ड का 50% थोरियम जो है वो हमारे यहाँ पाया जा सकता है। मेन क्या है कि वही जो भी हम लोगों ने समझा, अभी इस पर नया नया कह सकते हैं कि नए नए रिसर्च हुए हैं, तो इस वजह से फ्यूचर में देखा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे यहाँ हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इट रिक्वायर्स टेक्निकल नो हाउ। देखिए जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अभी अगर हमारे यहाँ देखें तो लगभग 3% ही इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट होती है, क्योंकि अभी इसकी टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ नई नई अभी इसको देखा गया है, ठीक है। इसलिए फ्यूचर में इसके डेवलपमेंट की काफ़ी संभावनाएं हैं। अब अगर देखा जाए इंडिपेंडेंटली जो कंट्रीज जो हैं वो इसका यूज़ करती हैं, उनमें से 6 नंबर पर आती है इंडिया, ठीक है। तो भारत का नंबर यहाँ पर 6 नंबर पर आता है। कौन कौन सी कंट्रीज है वो देख लेते हैं, जैसे कि यूएसए है, रशिया, यूके, फ्रांस एंड कनाडा, विच हैव acquired the capability of developing a nuclear power station independently। उसमें से भारत भी एक है। मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो ज़्यादातर कहाँ पर ये स्थित होते हैं, ये स्थित किए जाते हैं सो नियर द सोर्स ऑफ वाटर। तो जहाँ पर क्या है वाटर सोर्स होते हैं उसके आसपास। क्यों? क्योंकि कूलिंग की ज़रूरत होती है, इस वजह से इसको सोर्स ऑफ वाटर के पास इस्टेब्लिश किया जाता है। चलिए बात करते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया में। तो सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं, कब स्थापित किया गया, कहाँ पर। तो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर जो था वो इस्टेब्लिश किया गया कहाँ, महाराष्ट्र, तारापुर, ठीक है। कब? 1969 में, क्लियर है। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन वाज डेवलप्ड इन तारापुर इन 1969। एंड अदर की बात अगर हम करें तो नरोरा कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। राणा प्रताप सागर, कोटा, इसके अलावा कलपक्कम, तमिलनाडु, क्लियर है। चलिए देख लेते हैं अदर प्लांट्स लोकेटेड एट कलपक्कम इन तमिलनाडु, राणा प्रताप सागर इन कोटा, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कारापारा नियर सूरत, गुजरात, कारापारा नियर सूरत, गुजरात में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ प्रपोजल जो है उसमें देख लेते हैं, यानी कह सकते हैं कि अभी इन पर काम जो है वो चल रहा है, बात चल रही है। तो यहाँ पर आएगा आपका एक तो कहाँ पर, कर्नाटका में आएगा, क्लियर है। एक आएगा आपका कर्नाटका, कौन सा, कारगा, ठीक है, कारगा कर्नाटका। नेक्स्ट है रावत भाटा, कहाँ पर, राजस्थान में। और तमिलनाडु में एक और जो कि है कुडानकुलम, ठीक है। तो ये जो जगह हैं यहाँ पर क्या है, प्रपोजल चल रहा है। चलिए बात करते हैं इसके फायदे की। तो एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर, इसका फायदा सबसे पहला कि फॉसिल फ्यूल जिस पर हमारी डिपेंडेंसी रही है, ऑयल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, कोल है, तो उस पर से हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम होती है, क्लियर है। अच्छा, फॉसिल फ्यूल से
डिपेंडेंसी हमारी कम होगी। दूसरा क्या है कि फॉसिल फ्यूल जब हम नहीं यूज़ करेंगे, उससे क्या है, उस पर डिपेंडेंसी हमारी कम होगी, तो उससे होने वाला जो पोल्यूशन है, उससे निकलने वाली जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उसको कम करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अनदर एडवांटेजेस इज दैट लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल इज रिक्वायर्ड। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पर कम फ्यूल जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर हम देखें तो जैसे पेट्रोलियम है या मतलब पेट्रोल है या फिर कोल है, तो उसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो खर्च होती है। यहाँ हम लोगों ने अभी पहले भी समझा कि जो न्यूक्लियर पावर है इसमें देखा जाए तो उस बहुत थोड़ी मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करती है। जैसे हम लोग अभी यूरेनियम देख रहे थे, तो थोड़ा सा यूरेनियम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो यहाँ पर क्या है, अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है रिक्वायर्ड है उसमें भी क्या है, कमी आएगी। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंटिन्यूस, तो यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसका प्रोडक्शन जो है वो भी कंटिन्यूस होगा। जैसे अगर अभी हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन कन्वेंशनल में, जैसे विंड एनर्जी हो गया, सोलार एनर्जी हो गया। तो ये कब काम करेंगे, जब वो विंड काम कर रही है, जब ये क्या है, सन जो है बहुत अच्छी हीट दे रहा है ना, बारिश का टाइम है तो उसमें क्या बहुत कम हीट मिलेगी, तो कम ही चार्ज होगा, मतलब कह सकते हैं कम एनर्जी आएगी। वहीं पर क्या है, जब अच्छी धूप है तब हम सोलार एनर्जी का सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर ऐसी कोई डिपेंडेंसी जो है वो नहीं है, कंटिन्यूस यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जा सकती है। क्लियर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑलमोस्ट 90% ऑफ एनुअल टाइम। क्लियर है, डिसकंटिन्यूटी बेनिफिट्स द इलेक्ट्रिक प्लानिंग, तो इलेक्ट्रिक प्लानिंग जो है उसमें भी बेनिफिट होता है। जैसा भी हम लोगों ने समझा, सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो उसमें क्या है, वो उससे प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर कंटिन्यूटी जो है उससे बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे कि हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी कि हमारे पास एनर्जी जो है वो कम है। इट इज़ एन अल्टरनेटिव ऑफ फॉसिल फ्यूल, बिल्कुल फॉसिल फ्यूल का ये अल्टरनेटिव है। हम इसका यूज़ करके पोल्यूशन जो है उसको कम कर सकते हैं, चाहे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, होने वाला धुआं है, जो भी चीज़ें कह लीजिए उसको कम कर सकते हैं। क्लियर है, दिस रिडक्शन ऑफ कोल एंड ऑयल कंजप्शन बेनिफिट्स, तो कोल और ऑयल का कंजप्शन जो है वो उसको कम होगा, जिसकी वजह से जैसे हम देख रहे हैं पेट्रोल डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी कीमतें जो हैं, उसके रेट जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। डिमांड कम होगी, रेट अपने आप कम होगा, है ना, तो यहाँ पर उसमें उसकी डिमांड में भी कमी आएगी, तो रेट भी उसके अपने आप डाउन होंगे। चलिए बच्चों, बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर के डिसएडवांटेजेस के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। हर चीज़ के फायदे हैं, नुकसान हैं, और दोनों को ही जानना ज़रूरी है। क्लियर है, तो सबसे पहले बात करेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर पावर जो है इसके लिए जो रॉ मटेरियल निकलते हैं, रॉ मटेरियल जो यूज़ होते हैं, उनकी माइनिंग और रिफाइनरी, इनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और ख़ास तौर से हम बात करें यूरेनियम, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। क्लियर है, उसकी रिफाइनरी, माइनिंग सभी। रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात करें तो इसको यूज़ करने के बाद जो इसका वेस्टेज होता है उसको देखा जाए सही तरीके से अगर डिस्पोज नहीं किया गया, उसको डिस्पोज करना सही तरीके से बहुत ज़रूरी है। सही तरीके से डिस्पोज ना होने पे सैकड़ों वर्षों तक इससे रेडिएशन जो है वो निकलते रहते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट और हमारी हेल्थ दोनों के लिए ही बहुत नुकसानदेह है। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, इसको डिस्पोज ऑफ करना। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। क्लियर है, वेस्ट कैन पोज सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स, जैसा भी हम लोगों ने समझा। देखिए बाद का ही जो है उसका ही कितना ज़्यादा इफेक्ट है। क्लियर है, जो कि क्या है, मनुष्य की हेल्थ को और इन्वायरमेंट दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो चेरनोबिल एक्सीडेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1983, 26 अप्रैल 1983 को ये हुआ था चेरनोबिल एक्सीडेंट। कहाँ पर? यूक्रेन में, जहाँ पर रिसर्च चल रहा था और ये कोशिश की गई कि पावर जो है उसको कम किया जाए, मतलब पावर का जो यूज़ है उसको कम किया जाए। और वो कम करते करते एक टाइम में वो ज़ीरो पर आ गया। आगे उसको मेंटेन करने की कोशिश की गई कि इसको और बढ़ाया जाए, और वो काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ, जिसमें लगभग 30 लोग जो थे उनकी डेथ हो गई। चलिए बात करते हैं हाई कॉस्ट। तो हाई कॉस्ट न्यूक्लियर एनर्जी जो है, इसका न्यूक्लियर एनर्जी और इसका डिस्पोजल, ये दोनों ही देखा जाए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। यूरेनियम क्या है यानी कि ये भी क्या है, खत्म होने वाला सोर्स है। जैसे हम लोगों ने पेट्रोलियम देखा, हम लोगों ने कोल देखा, है ना, यानी कि कन्वेंशनल हमारे जो सोर्सेज रहे, तो उसी तरीके से ये भी क्या है, कन्वेंशनल ही है। ये भी एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। क्लियर है, जस्ट लाइक अदर सोर्सेज ऑफ फ्यूल, यूरेनियम इज ऑल्सो
एंड एग्जिस्ट इन फ्यू ऑफ कंट्रीज, कुछ ही कंट्रीज में ये पाया जाता है, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा इसकी माइनिंग, इसकी रिफाइनरी और उसके अलावा इसका ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी बहुत ही महंगा है। यूज्ड टू मेक वेपन, तो वेपन जो है वो बनाने में इसका यूज़ होता है। अगर बात करें हम लोग कि अगर ये क्या है गलत हाथों में पड़ गया, या टेररिस्ट जो हैं देखा जाए उनके मेन टारगेट पर रहता है यूरेनियम, क्यों? क्योंकि इससे विस्फोट जो है थोड़ी सी मात्रा से बहुत बड़ा विस्फोट होता है, इस वजह से उनके टारगेट पर रहता है कि अगर उनको मिल गया तो आगे उनका टारगेट क्या होता है भाई, लोगों को नुकसान पहुंचाना, है ना। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो इस लिहाज से भी ये क्या है, हमारे लिए बहुत खतरनाक है। बच्चों, हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है, बट अभी चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ है, तो चैप्टर कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।